हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पर हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं और साथ में उसका सॉल्यूशन भी दिया है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स जो है इसलिए अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं कि पहले क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं फिर उसका आंसर ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर भी दिया जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पार्ट 1 हमने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 है और यहाँ पर जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पार्ट 1 से छूट गए थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है और आगे जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है किरचॉफ का वोल्टेज तथा धारा संबंधी नियम लिखिए और किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु, जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, उसके संतुलन के प्रतिबंध का निगमन कीजिए। यानी कि एक फॉर्मूला होता है PQRS में एक रिलेशन होता है, वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए, किरचॉफ के नियम सरल परिपथ में विद्युत धारा तथा विभवांतर संबंधी गणना ओम के नियम को सहायता से करते हैं। ओम का नियम जो है उसकी सहायता से हम इसको करते हैं, लेकिन जटिल परिपथों में धारा तथा वोल्टता संबंधी गणनाएं आसानी से नहीं होती हैं। अतः किरचॉफ ने सन 1842 में इसका एक समाधान निकाला। क्या धारा तथा वोल्टता संबंधी 2 नियमों को दिया गया जिनकी सहायता से हम क्या देखते हैं कि किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों में जो धारा कारण आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। धारा की गणना जो है आसानी से की जा सकती है और ये नियम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? पहला नियम है धारा संबंधी नियम, इसे हम धारा नियम भी कहते हैं और इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में एक संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजीय योग होता है, बीजगणितीय योग होता है, वो शून्य होता है। हम लिखते हैं समेशन I = 0। ठीक है, यानी कि सभी धाराओं का मान जो है समेशन बीजगणितीय योग 0 होगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि वोल्टता संबंधी नियम कहते हैं दूसरे नियम को, और इसे हम वोल्टता नियम भी कहते हैं। यह कहता है कि इसके अनुसार किसी चालक के एक नेटवर्क के परिपथ में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, यानी कि धारा और गुणनफल जिसको बोलते हैं I और R, I हो गए धारा और इनटू में गुणनखंड, इनका बीजगणितीय योग जो होगा उस परिपथ में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल E के बीजीय योग के बराबर होगा। मतलब हम देखें कि समेशन I × R जो होगा वो समेशन E के बराबर होगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल का जो बीजीय योग है वो किसके बराबर होगा? धारा और उसमें उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम देखते हैं कि पृथक पृथक भाग के लिए वोल्टता जो IR है वो बीजीय योग परिपथ में कुल EMF, जिसको E बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल और इंग्लिश में होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम E से डिनोट करते हैं, उसके योग के बराबर होता है। देखिएगा यहाँ पर हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एक चित्र दिखाया गया है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें PQRS ये 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं और एक गैल्वेनोमीटर है G जिसमें कोई भी धारा नहीं बहती है। यहाँ पर एक बैटरी है E जिसका विद्युत वाहक बल E है और एक कुंजी लगी हुई है K1। ठीक है, तो दिए गए चित्र के अनुसार जब गैल्वेनोमीटर G से कोई भी धारा नहीं बहती है तब व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित होना कहते हैं, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलन में माना जाता है, अन्यथा यह असंतुलित होता है। ठीक है, माना सभी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो क्या होती है? धनात्मक, तथा जो हमारे पास और ये परिपथ हैं जो मतलब सभी बंद परिपथ और ये खुले परिपथ, तो क्या होगा? अगर सभी धाराएं धनात्मक होंगी तो परिपथ जो है संतुलित होगा। तो अब किरचॉफ के नियम से हम यह देखते हैं कि देखिए
यहाँ पे जो I1 धारा बह रही है वो किस प्रतिरोध में है, P में, तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या हो जाएगा, I1P। दूसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हम आपको दिखा सकते हैं कि P ये है और ये है हमारे पास Q और ये है R और ये है हमारे पास S, ठीक है। तो यहाँ से जो भी धारा I1 गई तो वो है P के साथ में यहाँ पर I1P आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी धारा है I और यहाँ पे देखिए IS को हम क्या कह रहे हैं कि यो इस तरीके से ये धारा जो, ठीक है, तो I1P प्लस ISP और माइनस I2 इक्वल टू 0, और इसी को देखते हुए जब I2 को हम इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1P प्लस ISP इक्वल टू I2P, यानी कि हम P परिपथ में धारा को देख रहे हैं जो प्रतिरोध हमारे पास P है। अब इसी प्रकार बंद परिपथ BODS कौन सा है, देखिएगा B ये है, B और O D और S, ठीक है। BODS में अगर हम देखें BCDB, ये है हमारे पास BCDB में, यानी कि ये हमारे पास B है, ये C है और ये D है और ये A है और ये फिर से B है, ठीक है। तो अगर हम इस बंद परिपथ में देखें तो बंद परिपथ में I1 माइनस IS और माइनस Q, I2 माइनस IS और ये हो जाएगा S परिपथ में, और ये हो जाएगा माइनस IS और IG इक्वल टू 0, ठीक है। कई बुक में आपको ये I3 भी मिलेगा, ठीक है, I3 मान सकते हैं या IS लिख सकते हैं। I1Q और माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, और ये क्वेश्चन नंबर 4 मानेंगे क्योंकि जो भी हमारे पास ये Q है ये सब इधर पहुंचेगा, ठीक है, और ये वाला जो ISG है ये भी इधर पहुंचेगा, क्लियर। तो यहाँ पर केवल और केवल क्या रहेगा, IS और S रह जाएगा क्योंकि ये प्लस में रहेगा, यहाँ पर ये माना जाएगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि ब्रिज संतुलित है इसलिए जो IS है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो IS का मान समीकरण में रखेंगे तो I1P इक्वल टू I2P होगा और I1Q इक्वल टू I2S हो जाएगा। तो समीकरण 5 जो हमारे पास बनी है ये वाली, इसको समीकरण 6 से जब हम भाग देंगे तो हमारे पास जो आएगा, देखिए समीकरण 5 कौन सी है, ये वाली, तो इन दोनों को जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, और यही संतुलन का प्रतिबंध होता है। तो अज्ञात प्रतिरोध R इक्वल टू P इंटू S अपॉन Q ओम। तो R का जो प्रतिरोध होता है वो ओम में होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसको मात्रक सहित लिखिएगा क्योंकि मात्रक का आपको 1 नंबर जरूर मिलता है। आगे चलते हैं, विभव मापी का कार्य सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभव मापी का कार्य सिद्धांत क्या है, तो हम इसमें लिखेंगे कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। किसको ज्ञात करने के लिए, आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। हम इसके सिद्धांत पर चलें तो माना L लंबाई के किसी तार का प्रतिरोध R है, ये हमने मान लिया है। यदि तार से एक समान धारा I छोड़ी जाए तो तार के सिरों पर जो विभवांतर बनेगा वो बनेगा V इक्वल टू IR। ओम के नियम से देखते हैं तो यहाँ पर V इक्वल टू रो L अपॉन A इंटू I हो जाता है, जहाँ पर रो जो है वो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है और A जो है वो तार के काट का क्षेत्रफल है और L हम बोलते हैं कि तार की लंबाई है। चूंकि परिपथ की धारा I तार का विशिष्ट प्रतिरोध तथा क्षेत्रफल A नियत है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि V जो है समानुपाती है L के। अतः तार के सिरों पर विभवांतर तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और जबकि तार में एक समान धारा प्रवाहित हो रही है, ये तभी फॉलो होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए और प्रयोग द्वारा समझाइए कि इसका प्रयोग किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस प्रकार किया जाता है। यदि ये क्वेश्चन आपको ना मिले तो ये क्वेश्चन आपको दे सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, तब भी आपको पूरी व्याख्या करनी होगी। कैसे, देखिएगा। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं।
इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक विकर्ण में धारामापी को जोड़ा गया है और एक में बैटरी को यहाँ पर लगाया गया है और कुंजी K1 है। अब यदि चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलित यानी कि बैलेंस कहा जाता है। और इस दशा में हम क्या कह सकते हैं कि चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न यानी कि पास पास की भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए 4 प्रतिरोध हैं P, Q, R और S। चतुर्भुज है ABCD और इसकी 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है इन चारों चतुर्भुज को। तो B और D के बीच में एक सुग्राही धारामापी लगा दी गई है, A और C के बीच में एक सेल लगाया गया है और K1 और K2 दो कुंजियां हैं। जब कुंजी K1 को दबाकर सेल से धारा प्रवाहित की जाती है तो बिंदु A पर यह धारा दो भागों में बंट जाती है। कहां पर? बिंदु A पर, एक तो यहां पर और एक ये दो भागों में बंट जाती है। एक भाग I1 तथा AB में, दूसरा भाग I2 भुजा AD में प्रवाहित होता है। प्रतिरोध P, Q, R व S के मान इस प्रकार समायोजित किए जाते हैं कि K2 को दबाने पर धारामापी G में कोई विक्षेप न हो और इसी से यह स्पष्ट होता है कि इस दशा में विकर्ण जो BD है उसमें कोई धारा नहीं होगी, अतः भुजा BC में वही धारा होगी जो भुजा AB में है तथा भुजा DC में वही धारा होगी जो धारा I2 होगी जो भुजा AD में है। इसको अच्छी तरीके से आई होप कि आप समझ गए होंगे। कुंजी K2 को दबाने पर भुजा BD में धारा नहीं होती है, यह आप ध्यान रखिएगा। और बंद पास ABDA के लिए जो किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया है वह आएगा I1P - I2R = 0। इसी प्रकार बंद पास BCDB में जब हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो I1Q - I2S = 0 आएगा। यानी कि एक तो ये हो गया, एक ये बंद पास हो गया। इनमें जो इक्वेशन बनेगी वो दोनों इक्वेशन बनती हैं किरचॉफ के नियम से। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से जब हम भाग देंगे तो I1P / I1Q = I2R/I2S। तो हम यहाँ पर I1 से I1 कैंसिल करेंगे, I2 से I2 कैंसिल करेंगे तो P/Q = R/S और यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रतिबंध है। इस सूत्र से स्पष्ट है कि यदि प्रतिरोध P व Q का अनुपात तथा प्रतिरोध R का मान ज्ञात हो तो अज्ञात प्रतिरोध S की गणना आसानी से की जा सकती है। और यही कारण है कि P तथा Q भुजाओं को अनुपाती भुजाएं यानी कि रेशो आर्म्स तथा भुजा AD को ज्ञात भुजा यानी कि नॉन भुजा और भुजा CD को अज्ञात यानी कि अननोन आर्म कहते हैं। और सेतु के संतुलन होने पर धारामापी तथा सेल की परिस्थितियों को आपस में बदलने पर सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सेतु की जो BD और AC भुजाएं हैं उनको क्या संयुग्मी भुजाएं हम कह सकते हैं, कंजुगेट आर्म्स कह सकते हैं। सेतु को सुग्राहिता प्रतिरोधों के मानों पर निर्भर करती है और सेतु उस समय अधिक सुग्राही होता है जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि में होते हैं। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में कि सेतु यानी कि जो व्हीटस्टोन सेतु है वह किस समय पर अधिक सुग्राही होगा, कब अधिक सुग्राही होगा। तो याद रखिएगा जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि में एक ही ऑर्डर में होंगे तब व्हीटस्टोन सेतु अधिक सुग्राही होता है। बात करते हैं नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैरी फोस्टर सेतु के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मीटर ब्रिज की तुलना में इसे क्यों अच्छा माना जाता है? तो कैरी फोस्टर सेतु का कार्य सिद्धांत जो है वो इसका उपयोग दो लगभग समान प्रतिरोधों का अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक प्रतिरोध जो है मानक होता है तथा दूसरा कोई अज्ञात प्रतिरोध होता है। दो प्रतिरोध जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उनके अंतरालों में श्रेणी में तार के साथ जो है रखा जाता है श्रेणी क्रम में, और ब्रिज पर R तथा S प्रतिरोधों को अंतर स्लाइड वायर की प्रयुक्त S लंबाइयों के पदों में प्राप्त है। अब हम फिगर देखते हैं, जो फिगर हमारे पास है आगे एक फिगर है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक तार है जो 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर का यहाँ पर ये डिस्टेंस होती है। एक ये रेजिस्टेंस है R, एक P है, एक Q है और एक S है। व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही कार्य करता है, इसको समझते हैं।
अब देखिए सर्वप्रथम प्रतिरोध तथा Q को अतिरिक्त अंतराल में श्रेणी में इस प्रकार लगाया जाता है कि P/Q का मान R/S के मान के बराबर हो। अब मान लिया कि A तथा I क्रमशः सिरे पर प्रतिरोध है तथा नल बिंदु D पहले सिरे से दूसरे सिरे पर प्राप्त किया जाता है, और जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। तो P/Q इक्वल टू R प्लस एल्फा प्लस रो L1 अपॉन S प्लस बीटा प्लस रो 100 - L1, जहाँ पर P जो है वह ब्रिज वायर का प्रति इकाई प्रतिरोध है। अब R तथा S का आपस में अंतर परिवर्तन यानी कि इंटरचेंज करते हैं और फिर से नल बिंदु प्राप्त करते हैं। तो जहां पर नल बिंदु प्राप्त होगा तो हमने मान लिया कि पहले सिरे से L2 की दूरी पर नल बिंदु प्राप्त हुआ है, तो तब P/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस एल्फा प्लस रो L2 अपॉन S प्लस बीटा रो L2। क्लियर। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो हम इसको देखते हैं कि दोनों को बराबर जब रखेंगे, यानी कि P/Q, ये भी P/Q है, दोनों को बराबर किया तो यहाँ पर R माइनस एस इक्वल टू रो L1 माइनस L2 हमें प्राप्त होता है। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, इससे यह स्पष्ट होता है कि मीटर ब्रिज के सिरों पर स्ट्रिप रखने के कारण सिरों का संशोधन अपने आप दूर हो जाता है, और यदि हम P का मान जान सकें, यानी कि P का मान जानना चाहते हैं, तो दोनों प्रतिरोधों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, इससे हमें P का मान मिल जाएगा। ठीक है। S के लिए अंतराल में रो का मान ज्ञात करने के लिए धातु की एक मोटी स्ट्रिप जोड़ देते हैं और S को 0 बनाते हैं तथा R के स्थान पर एक आंशिक प्रतिरोध का बक्सा, जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स, वह लगाया जाता है और R के अज्ञात मान के लिए L1 तथा L2 पाठ्यांक फिर से प्राप्त किए जाते हैं, और तब सूत्र हम जो है यूज करते हैं रो इक्वल टू R अपॉन L2 माइनस L1, और इससे रो का मान ज्ञात कर लिया जाता है। इसे मीटर ब्रिज की तुलना में अच्छा माना जाता है क्योंकि इस ब्रिज की जो सुग्राहिता है तथा यथार्थता मीटर ब्रिज से अधिक होती है। यह ब्रिज दो प्रतिरोधों के अंतर तथा उसमें से किसी एक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त होता है। इस ब्रिज द्वारा निम्न मान के प्रतिरोधों को यथार्थपूर्वक ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि इसमें तार के सिरों पर उत्पन्न अंतः प्रतिरोधों के मानों का मापन जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसको यदि हम करें, देखिए चित्र में इस संतुलित ब्रिजस्टोन सेतु दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ज्ञात करना है अज्ञात प्रतिरोध x को ज्ञात करना है और धारा I1 और I2 के मान बताने हैं। तो देखिए हम जानते हैं जब संतुलित होता है यानी कि ब्रिजस्टोन ब्रिज संतुलन में होता है तो P/Q इक्वल टू R अपॉन S, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए जहां पर P है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो R की जगह पर क्या है, X है। P, Q और S की वैल्यू हमारे पास है, तो X का मान आ गया हमारे पास 5 ओम। दूसरा है बंद पास BADB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएं तो 2I1 प्लस 4IS माइनस 5I2 इक्वल टू 0 होगा। तो बंद पास BCDB में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर हमें मिला 4I1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा IG। देखिए पहले हमने लगाया BADB में, BADB कहाँ पे, ये वाला, और अब क्या लगाएंगे, ये वाला। तो BCDB में जब लगाएंगे तो 4I1 माइनस IG माइनस 4IG और माइनस 10I2 प्लस IG इक्वल टू 0, 2I1 माइनस 9IG माइनस 5I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम न्यूमेरिकल की सहायता से बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको डिटेल में यह लेक्चर देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स का वीडियो लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की, वहां पर आप डिटेल में देख सकते हैं। अब देखिए बंद पास ADCEA में तो 5I2 प्लस 10I2 प्लस IG इक्वल टू 4, यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड यहाँ पर भी लगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 को जब हल किया तो IG का मान 0 आएगा, और IG का मान समीकरण 3 में जब रखेंगे तो I2 का मान 4/15 आएगा। ठीक है। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर सभी वीडियो दी गई हैं और बड़े ही आराम से आपको वहाँ पर समझाया जाएगा। ठीक है। आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं जाएगा, कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आप उसको छोड़ के आए।
ऐसा कभी नहीं होगा, इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। I2 तथा IG तथा I2 का मान समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो 2I1 और प्लस I2 का मान IG का मान रख रहे हैं तो 0, तो यानी कि 4 × 0 -5 4/15 = 0। तो क्या आ जाएगा, I1 का मान आ जाएगा 2/3 और I2 का मान आ जाएगा 4/15। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है I1 I2 की वैल्यू को निकालते हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु वेग मापन में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वायु वेग मापन में देखिए एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये जो एनीमोमीटर होता है इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्धचालकों में अपमिश्रित क्यों आवश्यक है। देखिए किसी अर्धचालक में जो पदार्थ होते हैं, किसी अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ाने के लिए उस अर्धचालक पदार्थ में डोपिंग यानी कि अपमिश्रण किया जाता है, डोपिंग किया जाता है। तो ये अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नामों का उल्लेख कीजिए। देखिए बहुसंख्यक आवेश वाहक जो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक कहलाते हैं। अब अल्पसंख्यक आवेश क्या है, ये सभी को पता चल रहा है कि एन टाइप अर्धचालक में विवर की संख्या कम होने के कारण अल्पसंख्यक आवेश कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पी टाइप अर्धचालक में वैद्युत धारा मुख्यतः निम्न में किसके चालन द्वारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोटर या विवर। आपको ऑप्शन दे भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि कोटर। पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा मुख्यतः निम्न में से किसके चालन के द्वारा प्रवाहित होती है, कोटर के द्वारा। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है। ऑप्शन है चांदी, सिलिकॉन, तांबा। तो आप याद रखिएगा ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है सिलिकॉन। सिलिकॉन को आप याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको दे भी सकता है, नहीं भी, आपको बिना ऑप्शन के भी क्वेश्चन दे सकता है 2 नंबर या 1 नंबर में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर की निर्वात ट्यूब से तुलना कीजिए। अब देखिए ट्रांजिस्टर की निर्वात ट्यूब से जब तुलना की तो हमें क्या प्राप्त हुआ। देखिए गुण निर्वात ट्यूब, जो इसके गुण हैं वो निर्वात ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टरों के निम्नलिखित लाभ क्या क्या हैं। पहला है, ट्रांजिस्टर निर्वात ट्यूब की अपेक्षा मजबूत, सस्ते और आकार में बहुत छोटे, केवल कुछ मिमी यानी कुछ mm के होते हैं तथा ट्रांजिस्टरों के उपयोग से बने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बहुत छोटे आकार के होते हैं। दूसरा है, निर्वात ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर कम वोल्टेज पर ही कार्य करने लगते हैं और निर्वात ट्यूब के प्रचालन के लिए 220 वोल्ट की वोल्टता चाहिए, जबकि ट्रांजिस्टर के लिए 2 या 3 वोल्ट ही काफ़ी होता है। थर्ड है, निर्वात ट्यूब की आयु कैथोड पर निर्भर करती है, जो उपयोग से निरंतर कम होती रहती है और कैथोड जलकर नष्ट भी हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर में कैथोड नहीं होता, अतः इसकी आयु असीमित रहती है, ये जल्दी से खराब भी नहीं होता, यानी कि इसकी आयु असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। फोर्थ है, निर्वात ट्यूब से बने यंत्र स्विच खोलने के कुछ समय बाद गर्म होकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं और ट्रांजिस्टर युक्त यंत्र स्विच खोलते ही अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर की दक्षता निर्वात ट्यूब की अपेक्षा अधिक होती है और ये 3 वोल्ट के स्रोत से 3 मिलीवाट तक शक्ति ले सकते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर ठोस क्रिस्टल होते हैं, अतः इनमें यांत्रिक आघातों को सहन करने की क्षमता होती है, जबकि निर्वात ट्यूब शीशे के होते हैं जो जरा भी असावधानी से टूट सकते हैं और टूट भी जाते हैं। ठीक है, दोष क्या क्या हैं। निर्वात ट्यूब की तुलना में ट्रांजिस्टर में निम्नलिखित दोष होते हैं, जैसे पहला है, माइक्रोफोनिक शोर के अतिरिक्त ट्रांजिस्टर में अन्य शोर अधिक होते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक गर्म होने पर इसके क्षतिग्रस्त होने का डर रहता है, अतः ये उच्च विद्युत धारा के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च आवृत्ति पर निर्वात ट्यूब की अपेक्षा प्रभावित होते हैं और ट्रांजिस्टर की अधिकतम निर्गत शक्ति 100 किलोवाट, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 किलोवाट होती है और निर्वात ट्यूब की अपेक्षा 300 किलोवाट काफ़ी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक डायोड सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, जो इसके लाक्षणिक वक्र हैं वह खींचिए और जंक्शन पर विभव प्राचीर का बनना समझाइए किस तरीके से यह होता है। या आपको इसी में एक क्वेश्चन और देगा कि पीएन संधि पर प्राचीर विभव किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसको समझाइए।
इसी में तो ये दो क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में देगा, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से बुक में आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से यह आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस को वहां पर पढ़ लीजिएगा, यहां पर हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि देखिएगा वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और इतना आपके पास टाइम भी नहीं है। तो हम जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे विदाउट सॉल्यूशन भी वो आप अपनी बुक में आराम से देख लीजिएगा, बल्कि जो भी पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 है इन दोनों से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड निर्माण प्रक्रिया समझाइए। तो जब एक पीएन टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो उसके माध्यम की जो उसके मध्य की स्पर्श सतह है वह संधि को एनपी संधि कहते हैं, और पीएन संधि जो पीएन संधि है उसको प्राय अर्धचालक डायोड या फिर पीएन संधि डायोड कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, जब एक पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ा जाता है तो उसके मध्य की स्पर्श सतह को पीएन संधि कहते हैं, और इस पीएन संधि को प्राय अर्धचालक डायोड या फिर पीएन संधि डायोड कहा जाता है। पी टाइप एवं एन टाइप अर्धचालकों को परस्पर चिपकाकर रखने से पीएन संधि डायोड का यानी पीएन संधि का निर्माण नहीं होता है, और न ही यह संयुक्त युक्ति पीएन संधि डायोड के अभिलक्षण या फिर गुण रखती है। वास्तव में पीएन संधि के निर्माण के लिए एक शुद्ध अर्धचालक यानी कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्रिस्टल के एक आधे भाग में कुछ मात्रा में त्रिसंयोजकता यानी कि ट्रिविलेंट बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वाले तत्व, ऐसे तत्व जिसमें बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे तत्व जैसे इंडियम इत्यादि को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, तथा क्रिस्टल के दूसरे आधे भाग में कुछ मात्रा में 5 संयोजकता वाले तत्व जैसे आर्सेनिक इत्यादि को मिलाया जाता है, और इस प्रकार अर्धचालक में पीएन संधि निर्मित हो जाती है, और जिसके एक तरफ पी टाइप अर्धचालक तथा दूसरी तरफ एन टाइप अर्धचालक बन जाते हैं, और इसे हम इस फिगर की सहायता से समझा सकते हैं। देखिएगा एक तरफ पी टाइप है, एक तरफ एन टाइप है। पी टाइप में प्लस, जो पी टाइप में माइनस है जिसको हम ग्राही आयन स्थिर हैं, और इसमें होल गतिशील होते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दाता आयन स्थिर होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर जो है पीएन संधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपको ये समझाया, या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, संधि निर्माण का प्रथम अवस्था ये होती है। अब देखिएगा पी टाइप और ये है हमारे पास एन टाइप। ठीक है, इनके बीच में एक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं अवक्षेप परत। ठीक है, अवक्षेप परत बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसके पीएन संधि डायोड के संकेत की, तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ए एनोड है और के जो है वो कैथोड है, और यहाँ पर आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं यदि आपको संकेत का रूप बताना है तो। ठीक है, पी टाइप एवं एन टाइप अर्धचालकों में ऊष्मीय ऊर्जा के कारण बंध टूटने से स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एवं विवर यानी कि होल्स उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहलाते हैं। अतः एन टाइप में इलेक्ट्रॉन अशुद्धि एवं ताप द्वारा उत्पन्न जो संख्या है वो अधिक होती है, जबकि पी टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार में इलेक्ट्रॉन जो है वो कम संख्या में होते हैं, और विवरों की संख्या पी टाइप से अधिक तथा एन टाइप में कम होती है। अतः संधि पर आवेश वाहकों के विसरण यानी कि डिफ्यूजन की क्रिया होती है, और जिसके कारण जब भी डिफ्यूजन की क्रिया होती है और उसी के कारण जो क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक में विवर यानी कि जो होल्स हैं वो एन टाइप अर्धचालक में, तथा एन टाइप अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन पी टाइप अर्धचालक में विस्तृत होने लगते हैं, चलने लगते हैं, और ये विस्तृत आवेशवाहक संधि के पास में उपस्थित विस्तृत आवेशों से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा ट्रांजिस्टर के आधार में 20 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है यदि उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित कुल आवेश वाहकों का केवल 98% संग्राहक में पहुंच जाता है तो उत्सर्जक धारा ज्ञात कीजिए। यानी कि न्यूमेरिकल भी है और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि का वर्णन भी कर रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या होता है कि पी टाइप अर्धचालक को एक पतली परत दो एन टाइप अर्धचालकों के छोटे छोटे क्रिस्टलों के बीच में दबाकर रखी जाती है और आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव पर तथा संग्राहक को धन विभव पर रखा जाता है। इससे स्पष्ट है कि उत्सर्जक धारा एनपी संधि अग्र अभिनत है
और आधार संग्राहक पीएन संधि उत्क्रम अभिनत है। और इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर का प्रतीक प्रदर्शित होता है जिसमें जो तीर की दिशा है यानी कि बाण की दिशा है, इस तरीके से उसकी दिशा विद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉन की गति के विस्तृत की दिशा को दर्शाती है, बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्सर्जक आधार है और ये संग्राहक है N और N, और बीच में ये उत्सर्जक N है, ये संग्राहक N है और आधार जो है वो P है। ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपका ये संकेत होगा। ठीक है, कार्यविधि जो चित्र में NPN ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ प्रदर्शित किया गया है, इसके दोनों N क्षेत्रों में यानी कि ये उत्सर्जक और संग्राहक दोनों N क्षेत्रों में चलनशील इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि बीच के पतले P क्षेत्र में पॉजिटिव कोटर होते हैं। इसमें बाईं ओर के उत्सर्जक आधार NP संधि को बैटरी के अग्र अभिनत विभव VE अल्प मात्रा में दिया जाता है, जबकि दाईं ओर के आधार संग्राहक पीएन संधि को बैटरी से उत्क्रम अभिनत विभव VC अधिक मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जक आधार और संग्राहक को आप देख सकते हैं, ये अग्र अभिनत है और ये उत्क्रम अभिनत है। यहाँ से IE धारा बह रही है जो हमारे पास बैटरी है, और यहाँ से IB धारा यहाँ जाएगी और VC धारा इस तरीके से C पॉइंट पर जाकर के इसमें संग्राहक में पहुँचती है। तो अग्र अभिनत होने के कारण उत्सर्जक N क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आधार की ओर गति करते हैं, जबकि आधार से कोटर उत्सर्जक की ओर। आधार के पतले होने के कारण अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रवेश करते हैं वो संग्राहक C तक पहुंच मतलब C तक जो है वो पहुंच जाते हैं, और इसमें से कुछ जो इलेक्ट्रॉन है आधार में उपस्थित कोटरों के संयोग करते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन किसी कोटर से संयोग करता है, वैसे ही एक नया इलेक्ट्रॉन बैटरी VE के निगेटिव सिरे से निकलकर टर्मिनल E के द्वारा उत्सर्जक में प्रवेश करता है। ठीक इसी समय पर VE का पॉजिटिव सिरा आधार से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर इसमें आधार में एक कोटर उत्पन्न हो जाता है तथा संयोग के कारण नष्ट हुए कोटर को क्षतिपूर्ति हो जाती है। जो भी कोटर नष्ट हुआ था उसकी क्षतिपूर्ति वहां पर हो जाती है, और इस प्रकार आधार उत्सर्जक परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन संग्राहक में प्रवेश कर जाते हैं वे उत्क्रम अभिनत के कारण टर्मिनल C को छोड़कर बैटरी VC के धन सिरे से प्रवेश करता है। अब वैसे ही बैटरी VE के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक में प्रवेश करता है, और इस प्रकार संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये इस तरीके से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है। और आधार टर्मिनल B में प्रवेश करने वाली जो क्षीण धारा को आधार धारा यानी कि IB तथा संग्राहक टर्मिनल IC में प्रवेश करने वाली धारा को संग्राहक धारा जिसको IC कहा जाता है, ये दोनों धाराएं मिलकर उत्सर्जक टर्मिनल E से निकलती हैं, जो कि उत्सर्जक धारा IE कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं IE = IB + IC। तो NPN ट्रांजिस्टर के अंदर तथा बाह्य परिपथ में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। प्रश्न अनुसार दिया गया है कि बेस धारा जिसको IB बोलते हैं वो 20 माइक्रो एम्पियर, इसको हम लिख सकते हैं 20 × 10⁻⁶ एम्पियर, और एल्फ ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू है 0.98। उत्सर्जक धारा क्या हो जाएगी IE, यही हमें बताना है। तो अब बेस ट्रांसपोर्टर फैक्टर क्या होता है, B = α/1 - अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 0.98/1 - 0.98 हो जाएगी 49। बीटा की वैल्यू आएगी, लेकिन बीटा = IC/IB होता है, तो यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू 49 रखेंगे और यहाँ पर IC की वैल्यू निकालेंगे, तो IC की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.8 × 10⁻⁴ एम्पियर। लेकिन अल्फा की जो वैल्यू होती है वो IC/IE होती है। इसी से हम प्राप्त करते हैं IE की वैल्यू, तो कितना आएगा 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक न्यूमेरिकल है जो ट्रांजिस्टर 2% आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होल संयोजन द्वारा आधार में नष्ट हो जाता है। यदि धारा 1 मिली एम्पियर हो तो उत्सर्जक धारा ज्ञात करनी है। तो देखिए दिया हुआ है IC = 1 मिली एम्पियर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻³ और 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। संग्राहक धारा जो अल्फा = 10⁻², ये कितना है परसेंट = 98% हो जाएगा, और ये सूत्र आ जाएगा बीटा = α/1 - अल्फा।
यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 49 आएगा। और बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी होता है, तो आई बी की वैल्यू 0.02 इंटू 10⁻³ एम्पियर आएगी। उत्सर्जक धारा का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो 1.02 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यही हमारे पास आंसर होगा। और देखिए हर एक न्यूमेरिकल में आप जब भी आंसर लिखो तो आप उसके यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक नंबर यूनिट में होता है, बार बार आपको बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएन संधि पर विभव प्राचीर किस प्रकार बनता है। चित्र में दर्शाए गए सेल से ली गई धारा और डायोड D2 के विभवांतर की गणना हमें करनी है। तो देखिए सबसे पहले पीएन यानी कि पीएन जो है पीएन संधि पर विभव प्राचीर बनना, जब पीएन संधि बनाई जाती है तो संधि के दोनों ओर एक सूक्ष्म चौड़ाई की आवश्यक परत बन जाती है, जिसमें कोई भी चलनशील आवेश वाहक होल तथा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि उसके परस्पर संयोग से वे समाप्त हो जाते हैं। इस क्षेत्र के पी भाग में अशुद्धि के ऋण आयन तथा भाग जो हमारे पास दूसरा भाग है उसमें अशुद्धि के धन आयन जमा हो जाते हैं। इस प्रकार अवक्षय परत के चारों ओर एक विभवांतर कार्य करने लगता है, और जिसके कारण परत के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र N से P भाग S की ओर स्थापित हो जाता है। तो पीएन संधि के चारों ओर कार्य करने वाले विभवांतर को आंतरिक विभव रोधिका या फिर विभव प्राचीर तथा इस विभवांतर के कारण स्थापित विद्युत क्षेत्र को बैरियर कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। और इसको देखिए बैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विभव या क्षेत्र के कारण संधि के चारों ओर होल व इलेक्ट्रॉन का विसरण रुक जाता है, जिससे होल व इलेक्ट्रॉन संधि को पार करने से रुक जाते हैं। ठीक है, ये SAUBPBR ये हमारे पास एक सर्किट दिया गया है, और यहाँ से प्रतिरोध है 10 ओम 10 ओम और 10 ओम, D1 D2 यहाँ पर एक बैटरी है 2 वोल्ट की। तो चित्र में जो भी दिखाया गया है, पहला माना बंद परिपथ SU और PR धारा प्रवाहित होती है इसमें, तो क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है, जो भी ये इस तरीके से क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित है। ठीक है, डायोड D2 जो D2 है उसमें A से B की तरफ धारा नहीं जा सकती, क्योंकि D2 उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि D2 क्या है, ये इस तरीके से उल्टा लगा हुआ है। जब SR में 10 ओम तथा PU में 10 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 20 ओम हो जाएगा। तो V इक्वल टू IR से जब करेंगे तो ये आ जाएगा I की वैल्यू 0.1 एम्पियर। तो I कितना हुआ, 0.1 एम्पियर हुआ, ये तो I की वैल्यू आ गई। अब सेकंड में पूछा गया था डायोड D2 में कोई भी विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि D2 उल्टा लगा हुआ था, क्योंकि D2 की उल्टी स्थिति होने के कारण उसमें धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, क्योंकि डायोड सिर्फ एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है। तो D2 में विभवांतर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में भेद कीजिए। दर्शाए गए परिपथ में 6 ओम प्रतिरोधी के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है, और मान लीजिए कि डायोड का अग्रनति जो अग्र अभिनत प्रतिरोध 4 ओम तथा पश्चनति जो प्रतिरोध है वो अनंत है। तो आपको पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में भेद बताना है, और यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दे रहे हैं जो आप अपनी बुक में अपने मॉडल पेपर में देख लीजिएगा, और जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम आपको यहाँ पर टोटल सबका सॉल्यूशन देंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स इतना कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन हम यहाँ पर अब बताने वाले हैं उन क्वेश्चनों को आप बुक में या फिर इंटरनेट पे या फिर आप अपने मॉडल पेपर में देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन देने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना अब वक्त नहीं बचा है। ठीक है, कुछ ही दिनों में आपका पेपर हो जाएगा, जैसे शायद कल आपका पेपर है। ठीक है, कल या परसों जो भी है, इतना टाइम आपके पास नहीं है जो सभी का हम सॉल्यूशन दें और आप उसको कर सको। तो एक बार आप जो है इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और सभी को बुक की सहायता से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है एन पी और एन अर्धचालकों में अंतर समझाइए। इस तरीके से आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पीएन संधि पर अवक्षय परत के निर्माण की व्याख्या हमें करनी है। ठीक है, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए, और प्रतिरोधकता का ताप का चालकों और अर्धचालकों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आपको बताना होगा।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आपको देखना होगा कि पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति क्रियाविधि का वर्णन कैसे होता है, किस तरीके से यह काम करता है, ये सभी आपको वहां पर बताना होगा। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मेसर का क्या तात्पर्य है, मेसर से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए मेसर का जो अंग्रेजी वाक्य है वो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका संक्षिप्त नाम होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेसर। इसके बारे में जो भी है वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और तो आपको जो है अच्छे नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ऑप्टिकल फाइबर का वर्णन कीजिए और ये कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। या फिर हम कह सकते हैं, वो कहेगा कि स्टेप इंडेक्स एवं ग्रेडेड इंडेक्स का जो प्रकाशीय रेशे हैं उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, या इसके अलावा आपको कहेगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है और एक सिंगल मोड फाइबर में प्रकाश संचरण की क्रिया का उल्लेख कीजिए। इन तीनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं, पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आएगा, प्रकाशिक रेशे जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उनकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए और इसके जो प्रायोगिक उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है लेसर क्या है और इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतः उत्सर्जन की स्पॉन्टेनियस इमिशन तथा जो उद्दीप्ति उत्सर्जन है स्टिमुलेटेड इमिशन है, उससे क्या तात्पर्य है और लेसर कैसे उत्पन्न की जाती है, इसको भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जो है व्याख्या देनी है। एक है संख्या उत्क्रमण, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन, और दूसरा है पंपिंग। तो इन दोनों पर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है, व्याख्या करनी है। नेक्स्ट है मेसर से क्या तात्पर्य, देखिए मेसर ये बार बार आ रहा है, तो ये आपको पढ़ना ही होगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालकता संबंधी मूल विचार व्यक्त कीजिए, ये आपको बुक में मिल जाएगा, कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रति अणु और लोह चुंबकीय, यानी प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये हम आपको बता देते हैं शॉर्ट में। देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, तो इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। और यदि ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास लाए जाते हैं तो प्रतिकर्षित हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अनुचुंबकीय की बात करें तो वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, और इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, यदि ये पदार्थ शक्तिशाली चुंबक के सिरे के पास लाए जाते हैं तो सिरे की ओर धीरे से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबक की बात करें तो वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में हो और प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, वे कहलाते हैं लोह चुंबकित पदार्थ। ठीक है, प्रतिचुंबकित, अनुचुंबकित और लोह चुंबकित पदार्थों के उदाहरण क्या क्या है, देखिए प्रतिचुंबकित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तांबा, चांदी, नाइट्रोजन। ठीक है, अनुचुंबकीय की बात करें तो एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। ठीक, लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो निकिल, कोबाल्ट, लोहा, ये पदार्थ प्रति अणु और लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पदार्थ कौन सा चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि अधिकांश पदार्थ कौन सा चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिचुंबक, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व। ठीक है, ऑप्शन भी ना दे तो आपको अधिकांश पदार्थ कौन सा चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, तो प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, प्रति चुंबकत्व आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन मिलेगा कि सुपर चालकता से क्या तात्पर्य है और विवेचना कीजिए इसके क्या उपयोग हैं, अथवा अतिचालकता संबंधी मूल विचार व्यक्त कीजिए। देखिए सुपर चालकता को जरूर पढ़ के जाइएगा, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फेराइट्स क्या है, इसके व्यवहारिक उपयोगों का वर्णन कीजिए, अथवा फेराइट्स क्या होते हैं इसके गुणों को बताइए। नेक्स्ट है शैथिल्य से आप क्या समझते हैं, नर्म लोहे के लिए शैथिल्य जो लूप है उसको दर्शाना है और इसकी व्यवहारिक उपयोगिता को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है शैथिल्य। ठीक है, शैथिल्य से आप क्या समझते हैं और इसके लोहे के शैथिल्य लूप को दर्शाइए और इसकी व्यवहारिक उपयोगिता को भी बताना है। मुलायम लोहे के लिए शैथिल्य वक्र दर्शाइए और इसका व्यवहारिक महत्व बताइए, या फिर मुलायम लोहे के लिए शैथिल्य वक्र दर्शाइए और इसका व्यवहारिक महत्व क्या है, ये आपको दोनों बताने हैं। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को उल्लेख करना है और उनकी व्याख्या करनी है, या फिर आपको इसी में देगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियमों को बताइए और उनके जो प्रायोगिक उपयोग हैं वह लिखिए। लेंज का नियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये कटता नहीं है, एग्जाम से आएगा ही आएगा। लेंज के नियम व उपयोग की व्याख्या। और नेक्स्ट है स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल
स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल एवं स्वप्रेरकत्व को समझाइए। तीनों टॉपिक को आपको समझाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे फिजिक्स सेकंड के सेकंड क्लास, जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में जो क्वेश्चन है इनसे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इस बार आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कीजिएगा, बस इन क्वेश्चन की तैयारी करके आप जो है एग्जाम में टॉप कर सकते हैं।